गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 81 है यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 81 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात। कश्मीर से। तो नर्मदा शिल्प का संबंध कश्मीर से है। हाल ही में जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कश्मीर के नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। नर्मदा भेड़ के ऊन से बना गलीचा है और यह शिल्प जो है सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक का उपयोग करता है। तो नर्मदा शिल्प कश्मीर का नाम याद रखिएगा। नंबर 2 पर आ जाइए। तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नवंबर 2021 में श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है। और श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। अब भारत के कुल 6 शहर हो गए हैं, ठीक है, जो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो सी है इसका आंसर। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। जयपुर शहर को भी शिल्प और लोक कला के लिए वर्ष 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो इससे संबंधित इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत के कितने शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? 6 शहर। और कौन कौन से हैं वो 6 शहर? वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर और जयपुर। ठीक है। अब देखिए, वाराणसी को 2015 में संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में शामिल किया गया था यूनेस्को में, और 2015 में ही जयपुर को भी शामिल किया गया था शिल्प और कला के लिए। और शिल्प और कला के लिए जयपुर को 2015 में हो गया, और हैदराबाद को जो है गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में, और मुंबई को भी 2019 में फिल्म के लिए, लेकिन ठीक है। और श्रीनगर को भी 2021 में शिल्प और कला के लिए, जयपुर को भी शिल्प और कला के लिए 2015 में, और हाल ही में श्रीनगर को 2021 में शिल्प और कला के लिए। तो 6 हैं टोटल, 6 का नाम याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को निम्नलिखित में से कहाँ विकसित किया जाएगा? ये गुजरात में विकसित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है भारत का? कब तक है? 2030 तक, 2022 तक, 2025 तक या 2024 तक? देखिए 2030 तक है। तो 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? वर्ष 2030 तक। और पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022। सबके लिए आवास मुहैया कराना है 2022 तक। हर परिवार को बिजली और एलपीजी उपलब्ध कराना है 2022 तक। किसानों की आय को दोगुना करना है 2022 तक, यानी इसी साल तक हैं सारे लक्ष्य। और सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है 2022 तक। और 2024 में क्या क्या है? हर घर में नल से स्वच्छ पानी की आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाना है 2025 तक। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2025 है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य 2025 है। देश में सड़क हादसों में 50% की कमी लानी है 2025 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। और भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन बनाने का लक्ष्य भी 2030 है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिकल वाहनों का लक्ष्य 2030 तक है। और HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से, सब पता होना चाहिए। नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया?
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन हुआ है बलरामपुर से। तो प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने संसद टीवी को लॉन्च किया, और यह जो संसद टीवी है इसका गठन लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों के दोनों करेक्ट है। मुक्तोश्री निम्नलिखित में से क्या है? गेहूं की फसल, चावल की फसल, तितली की प्रजाति, या इनमें से कोई नहीं? है तो अन्न ही है, तितली की प्रजाति नहीं है। मुक्तोश्री यह है चावल की आर्सेनिक प्रतिरोधी फसल। तो ये एग्रीकल्चर वाले प्रश्न में यूपीपीएससी में पूछ लेता है, एक आधा प्रश्न आते हैं। नंबर 9 पर आ जाइए। लूसी मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लूसी मिशन संबंधित है बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन से। है किसका? नासा का है ये। तो हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक एक अपनी तरह का पहला मिशन है ये, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सरफेस ही नहीं है इसमें, मतलब जैसे मंगल ग्रह पर सतह है, पृथ्वी पर सतह है, इसमें गैसों के बादल हैं। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री घसियारी कल्याण योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से है? यह है उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से। तो घसियारी कल्याण योजना जो है इसका संबंध उत्तराखंड से है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उत्तराखंड की 1 दिवसीय यात्रा की गई, तो वहीं पर उन्होंने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की, और साथ ही उत्तराखंड के समस्त 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य भी विधिवत पूर्ण किया। 11वां प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सभी घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऊपर हमने देखा था, उसी में से एक सवाल है ये, वर्ष 2024 तक इसका उत्तर है। तो भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की है। 12वां प्रश्न है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस महासागर में बनाई जाएगी? क्रा नहर बनाई जाएगी इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। तो क्रा नहर हिंद महासागर में बनाई जाएगी। 135 किलोमीटर लंबी यह नहर थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से, 135 किलोमीटर लंबी। नंबर 13 है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से कब की गई थी? उज्ज्वला योजना है 2016 की। आपको याद हो, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, और अब तो 2.0 भी आ गई है महोबा से उत्तर प्रदेश के। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। आपको पता हो कि देश की महिलाओं को इस योजना के तहत निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और यह भी ज्ञात होगा कि हाल ही में उज्ज्वला योजना 2.0 भी लॉन्च हो गई है उत्तर प्रदेश के महोबा से। दोनों बातें याद रखिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। 18 दिसंबर 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला शाहजहांपुर जिले में रखी, और यह जो एक्सप्रेसवे है वो 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। 12 जिलों से गुजरेगा उत्तर प्रदेश के, मेरठ से प्रयागराज तक। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद तक जाएगा, और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। तो 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगा। लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। आधारशिला कहाँ रखी गई? शाहजहांपुर में।
थोड़ा और डीप जाकर पूछेगा तो 12 के 12 जिलों के नाम भी पता होने चाहिए, कई बार कराए हैं टेस्ट में। नंबर 15 पर आ जाए, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया है? हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पहली है भारत में, बनेगी या बन गई है। कहाँ पर? यूपी में। यूपी में कहाँ पर? मथुरा में। तो केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा में अपने रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी और यह परियोजना भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। नंबर 16 पर आ जाइए, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनकी मारक क्षमता कितनी होती है? 500 से 20,000 किलोमीटर, 300 से 25,000 किलोमीटर, 1,000 से 5,000 किलोमीटर या 300 से 12,000 किलोमीटर तक। 25,000 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 5,000 से तो ज़्यादा ही होती है। 300 से 12,000 किलोमीटर तक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, धनुष, ये सब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता होती है 300 से 12,000 किलोमीटर तक। जैसे पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, धनुष, ये सब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पृथ्वी में भी पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, ये सब मतलब इनकी अपडेशन होती रहती है। नंबर 17 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित धारा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अगर कल का टेस्ट किसी ने लगाया होगा तो इस प्रश्न को करेक्ट कर ले जाओगे। हरित धारा हाल ही में न्यूज़ में रहा हरित धारा है क्या ये? देखिए, यह मवेशियों द्वारा मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित एक फील्ड सप्लीमेंट है, ठीक है। तो बी है इसका आंसर, बी है इसका आंसर, सी कैसे हो गया? देखिए, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यानी आईसीएआर ने हरित धारा नामक एक एंटी मिथेनोजेनिक फील्ड सप्लीमेंट विकसित किया है। क्या करेगा ये? मवेशियों द्वारा किए जाने वाले मीथेन उत्सर्जन में 70 से 20% की कटौती कर सकता है ये। और ऐसा करके क्या हो सकता है, जो मवेशी होते हैं उनके दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। नंबर 18 पर आ जाइए, गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगे हैं, कब बनती हैं ये? यह कब बनती हैं? जब सुपरनोवा में एक तारा फट जाता है, दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, दो ब्लैक होल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए, ब्लैक होल तो अलग अलग ही होते हैं, ठीक है, एक बार मर्ज हो गए तो हो गए, ठीक है। तो जब दो ब्लैक होल एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं तब अलग नहीं होते, गलत है। दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, ये सही है। जब सुपरनोवा में एक तारा फट जाता है, ये भी सही है। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, बी है इसका आंसर। तो गुरुत्वीय तरंगे अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगे हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगे हैं जो तब बनती हैं जब सुपरनोवा में एक तारा फट जाता है, दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, दो ब्लैक होल एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, अलग नहीं होते, ठीक है। गलत है थर्ड वाला स्टेटमेंट। और न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल विलीन हो जाता है, करेक्ट। अब देखिए, इन तरंगों के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रस्तावित किया था, ठीक है, इन तरंगों के बारे में। नंबर 19 पर आ जाइए, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम नहीं है? ये कल भी था प्रश्न, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया गया है। देखिए, नासा का मिशन है ये, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, कनाडियाई अंतरिक्ष एजेंसी भी है इसमें, जापान अंतरिक्ष एजेंसी, जैक्सा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, जापान नहीं है, चीन नहीं है, भारत का इसरो नहीं है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। देखिए, यह है नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडियाई स्पेस एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है। तो गलत है डी, जापान नहीं है इसमें। नंबर 20 पर आ जाइए, डार्क मैटर की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो। न्यूटन नहीं है, गैलीलियो नहीं है,
अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं है, स्टीफन हॉकिंग सही है इसका उत्तर। तो डार्क मैटर की खोज सबसे पहले 1938 में स्टीफन हॉकिंग ने की थी। हॉकिंग। देखिए डार्क मैटर जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और यह माना जाता है कि पुराने ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग में बने थे डार्क मैटर का स्रोत हैं। और ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर जो है डार्क एनर्जी के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड का 95% से अधिक भाग का निर्माण करता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारी आकाशगंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है। तो ये 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए और यूपीएससी सिविल सेवा यानी आईएएस का जो प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म है वो जारी है, ठीक है, आप उसको भर सकते हो। 20 दिन की उसकी डेट है, 22 फरवरी लास्ट डेट है शायद। धन्यवाद।